सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 9th के भूगोल का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनसंख्या। और यहाँ पर हम इसकी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि आपके बुक के पीछे दिए होते हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। यहाँ पे इसके हम आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, और देखिए इनमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपको एक चूज़ करना है जो कि राइट होगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास, अब आपको पहले बता दूं प्रवास क्या है। तो प्रवास है कि जब कोई देश कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के या अपना राज्य छोड़ के कहीं और चला जाता है, रोजगार की तलाश में या अच्छे सुविधाओं की तलाश में, अच्छे जीवन शैली के तलाश में, तो इसे बोलते हैं प्रवास। तो प्रवास समझ आ गया। आबादी की संख्या आपको पता है, वितरण संरचना। तो ये देखो इनमें परिवर्तन कौन लेकर आएगा। अब देखिए पहला देखेंगे प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। कि कहीं प्रस्थान हो रहा है, प्रस्थान का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है, आगमन मतलब आया जा रहा है, कहीं कोई व्यक्ति जो है अपने राज्य को छोड़ के, मान लो जिस राज्य में अभी आप रह रहे हैं, मान लो उस राज्य में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो आगमन हो रहा है उसका। ठीक है जी। या उस राज्य को छोड़ के कोई, मान लो यूपी है तो यूपी को छोड़ के कोई बाहर जा रहा है तो वो क्या है, वो प्रस्थान है कि प्रतिस्थापित हो गया, वो प्रस्थान हो गया उसका। वही यूपी में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो क्या है, आगमन है। तो प्रस्थान और आगमन दोनों ही प्रभावित करेगा प्रवास को। ठीक है, परिवर्तन लाएगा, आबादी की संख्या में परिवर्तन लाएगा, वितरण में परिवर्तन लाएगा, संरचना में परिवर्तन लाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन दोनों। ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो देखिए जनसंख्या में जो हैं बच्चे ज़्यादा हैं, क्यों, ऐसा क्यों है। देखिए ऐसा इसीलिए है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो शिशु दर ज़्यादा है, और ये इसीलिए क्योंकि शिशु जन्म दर ज़्यादा है। ठीक है जी, कि बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं भारत के अंदर। देखिए अब ऑप्शन देखेंगे, पहले आपको बता ही दिया मैंने, आप तो क देखेंगे उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उच्च जन्म दर। तो जो अत्यधिक बच्चे यहाँ पर पैदा होने के कारण यहाँ पर क्या है कि बच्चों का जो अनुपात है जनसंख्या में वो ज़्यादा है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण है, दर्शाता है, परिमाण दर्शाता है। देखिए पहला देखेंगे, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कैसे पता चलेगा, क्या वजह है इसकी। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। देखेंगे प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। तो यहाँ पे जो हर वर्ष, वैसे देखिए आपको पता है जनसंख्या या जनगणना क्या होती है। तो जनगणना, जन मतलब लोग और गणना मतलब उनकी काउंटिंग, एक तरीके से ही जनगणना कहलाती है कि पूरे देश में कितने लोग हैं, यही होती जनगणना। और हमें जनसंख्या समझना क्यों है या जनगणना क्यों समझना है, क्यों होना चाहिए जनगणना। देखिए हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, कोयला, डीजल, पेट्रोल या और भी संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल हम आने वाले भविष्य में कब तक कर पाएंगे, ये कैसे पता रहेगा हमें। तो पॉपुलेशन से पता रहेगा कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें फ्यूचर में इसके लिए रेडी होना पड़ेगा कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे संसाधन ख़त्म हो जाएंगे, कोयला, डीजल, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास विकल्प में और क्या चीज़ें आएंगी, ये विकल्प के तौर पे हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब देखिए हर 10 साल बाद जनगणना होती है, ठीक है जी, लेकिन क्या 10 साल बाद तो प्रॉपर जनगणना होती है। तो
आप बताइए कि हर साल कितने लोग बढ़ रहे हैं, इसका भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो इसके आधार पे हम जनसंख्या वृद्धि का परिमाण बता सकते हैं, दर्शाया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए, आपको समझ आ गया कि हर साल जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि की दर है, उसको मापा जाता है एक परसेंटेज में कि कितने परसेंट जो है लोगों की संख्या बढ़ रही है। चलिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, और देखिए साक्षर व्यक्ति कौन होगा। 2011 की जनगणना जो हुई तो उसके अनुसार साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, लिटरेट व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए, जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता हो, तो जो अपने नाम को पढ़ सकता है, लिख सकता है, क्या वह साक्षर है। दूसरा देखेंगे, जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जो हर एक भाषा में लिख सकता है या किसी भाषा में लिख सकता है, पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर ग देखेंगे, जिसकी उम्र 7 वर्ष है और तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। और घ देखेंगे, जो पढ़ना एवं लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जिसकी उम्र 7 वर्ष है। कितनी है? 7 वर्ष है, और वह किसी भी भाषा को समझ एवं पढ़ लिख सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, और ये 2011 की जो आंकड़े हैं वो बताया गया, ठीक है। तो चलिए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दें। संक्षेप का मतलब होता है थोड़े शॉर्ट में देना, आपको डिटेल में नहीं देना, ठीक है जी। संक्षेप मतलब यही होता है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है। देखिए, इसके 3 फैक्टर हैं, 3 घटक हैं जनसंख्या वृद्धि होने के। एक तो है जन्म दर, कि बच्चों की संख्या जब जन्म ज़्यादा होने लग जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा है मृत्यु दर, कि देखो जनसंख्या बढ़ने का एक और कारण ये भी है कि मृत्यु दर का कम हो जाना, यानी कि लोग मर कम रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे। तो जब बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और लोग कम हो रहे हैं, लोग कम मर रहे हैं, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और थर्ड फैक्टर है प्रवास, कि किसी देश में मान लो कोई बाहरी व्यक्ति लगातार आए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, प्रवास को बढ़ावा मिल रहा है। तो प्रवास बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, बताते हैं आपको कि जब 1971 में जब पाकिस्तान के 2 भाग बटे थे, एक जो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ था जो बांग्लादेश अभी कहलाता है। तो ये 2 पाकिस्तान जब बटे तो कितने बांग्लादेशी जो लोग थे वहाँ से भागकर भारत में आकर शरण ले ली। इसी हिसाब से आप देखिए कि आए दिन कहीं ना कहीं से लोग हमारे देश में आके बस जाते हैं, अवैध रूप से आकर बस जा रहे हैं। ये भी एक कारण है जिस वजह से देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। तो ये एक इनलीगल काम है, गलत तरीके से वो आते हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास होता नहीं है, चोरी छुपके कैसे भी आके यहाँ पर आके बस जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रवास, या हम कह सकते हैं कि कुछ वैलिड तरीके से भी आते हैं जो परमानेंट यहाँ के निवासी बन जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि भारतीय लोग बाहर जाके जब वहाँ पे उनके निवासी बन जाते हैं, जैसे अमेरिका में जाकर वहाँ पे लोग वहाँ के एक नागरिकता प्राप्त कर लिया अमेरिका में, तो वो वहाँ के नागरिक बन गए, तो वहाँ वो प्रवास कर गए। बात समझ आ रही है? तो ये प्रवास भी होता है जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है, या जनसंख्या में वृद्धि, हाँ यही होगा, ठीक है। तो देखिए, आपको समझा तो दिया मैंने, अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण 3 घटक हैं। घटक 3 है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, जिनको बारे में नीचे बताया गया। देखिए, जन्म दर क्या होता है। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। कि देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, ठीक है जी। भारत में ये जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य घटक है,
कि जनसंख्या वृद्धि इसी कारण हो रही है, जन्म दर बढ़ने के कारण होती है, क्योंकि देश में जन्म दर मृत्यु दर से हमेशा अधिक रही है कि मृत्यु कम होती है और जन्म ज़्यादा होती है। देखिए मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई, और यही दर कहलाता है मृत्यु दर। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धि के कारण भारत में मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट की जनसंख्या वृद्धि हुई है। देखिए क्या होता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं या अब हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग जल्दी नहीं मरते, उनको कैसे न कैसे बचा लिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि इससे हो क्या रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। फ़िलहाल ये एक अलग बात है, ठीक है, मृत्यु दर के बारे में, बट देखा जाए तो मृत्यु दर होना भी ज़रूरी है ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। वहीं जन्म दर को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि पॉपुलेशन को कम कर सकें। तो आपको दोनों समझ आ चुका है। अब हम बात करेंगे प्रवास की। यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक घटक है, क्योंकि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहा जाता है। मान लीजिए, देखिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जा रहा है और इसी को क्या कहते हैं, प्रवास। जैसे कि मान लीजिए यूपी और बिहार से बहुत सारे लोग कई शहरों में आके बस जाते हैं, और शहरों में आने की वजह क्या होती है, एक तो होता है रोज़गार कि संसाधन अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ पर रोज़गार मिल जाता है, सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इनकी वजह से ही लोग नगरों में, शहरों में आके बसते हैं, जिसको ही कहते हैं प्रवास। और देखिए आगे लिखा है, ये देश के भीतर या देश के मध्य हो सकता है कि कोई, अभी मैंने जो बताया अभी आपको कि यूपी बिहार से जो लोग आ रहे हैं दिल्ली में या मुंबई में या बेंगलोर में, कोलकाता में, जितने भी शहरों में जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है आंतरिक प्रवास, यानी कि राज्य के अंदर और एक राज्य नहीं, देश के अंदर, ठीक है। और एक होता है जो देश से बाहर का होता है। जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए प्रवास करने के लिए कोई, मान लीजिए अमेरिका में उसकी जॉब लगी अच्छी खासी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में उसकी जॉब लग गई मान लीजिए। अब उसने वहीं की लड़की से शादी कर ली, तो अब वो वहाँ का निवासी बन गया। तो एक तरीके से अब वो वापस भारत में नहीं आना चाहता, तो वो क्या है, वो प्रवास कर गया, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग, जैसे मान लीजिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, काम की तलाश में प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया, कुवैत जाते हैं, कतर जाते हैं, बहुत सी अरब कंट्री में वो लोग जाके बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार है, सुख सुविधाएं हैं, अच्छी सैलरी है एक तरीके से। तो ये चीज़ें हैं जो उनको अट्रैक्टिव मतलब उनको लगती है, तो वो चले जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार अगर देश के अंदर की बात करें तो शहरों में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास रोज़गार होगा, ठीक है, अच्छी सुख सुविधाएं होंगी, इसीलिए लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरों में प्रवास कर जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब देखिए, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। देखिए होता क्या है कि लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं या प्रवास कर जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण है। अपकर्षण का मतलब होता है कि वहाँ पर आकर्षण नहीं है, किन चीज़ों का, रोज़गार का आकर्षण कहाँ पर होगा, शहरों में। वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं है, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, जो कि आजकल के लोग अब नहीं करना चाहते। अब वो चाहते हैं कि हम शहरों में जाएं और हम अच्छे अच्छे काम करें, और हम मतलब वैसे करना चाहिए खेती बाड़ी, बट वो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अब क्या है कि लोगों के अंदर वो आकर्षण कहाँ पर है, शहरों के अंदर है। अपकर्षण कहाँ पर है, तो ग्रामीण इलाकों में, गाँवों में, क्योंकि वो अभी भी गाँव, बहुत से ऐसे गाँव हैं जो पिछड़ेपन में हैं, अभी भी सुख सुविधाएं नहीं, कहीं पर लाइट नहीं है, तो कहीं पर फैसिलिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी होने के कारण जनसाधारण शहरों में काम की खोज में जाते रहते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है और काम का अभाव है, अवसर का अभाव है, तो वहाँ से लोग कहाँ भाग कर आते हैं, शहरों में आते हैं। क्यों आते हैं? रोजगार की तलाश में, ठीक है जी। और नगर का आकर्षण
प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर का प्रतीक है कि नगरों में शहरों में एक आकर्षण है, चकाचौंध वाली दुनिया होती है एक तरीके से शहरों में, तो लोग शहरों में आना पसंद करते हैं। अब दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली को एट्रैक्टिव बनाती हैं और लोग इनसे प्रभावित होते हैं। यहाँ पे लोग कितने दूर दूर से घूमने भी आते हैं, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई प्रवास कर रहा है तो रोज़गार की तलाश में और चीज़ों के लिए, क्योंकि आकर्षण है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट बोला गया है, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए 1981 यानी कि 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है। कि 1981 में क्या हुआ था कि जनसंख्या में जो वृद्धि दर थी वो घट गई थी। इसके पीछे क्या वजह थी देखेंगे। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया था। कि देखिए जन्म दर तो बढ़ गया था और मृत्यु दर यहाँ पर घट रही थी, तो जिस वजह से क्या हो रहा था, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। देखिए जनसंख्या पर बढ़ गई, अब जनसंख्या बढ़ी तो आगे क्या हुआ देखिए 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। तो 81 में क्या हुआ कि यहाँ पर जन्म दर में गिरावट आ गई, तो जनसंख्या में वृद्धि में भी गिरावट आ गई। और जन्म दर में गिरावट का मुख्य कारण व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम था। देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर लिखा तो नहीं है और आपको भी कुछ ऐसे ही लिखना है। देखिए व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम था, जिसमें जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा दिया गया। जन साधारण जागृति पैदा करी गई, कि लोगों में एक जागृति पैदा करी गई और ये इसके प्रति कि भाई कि जनसंख्या में वृद्धि को रोका जा सके। कई अभियान चलाए गए, तो जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। देखिए जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है, इनको परिभाषित करना है। देखिए जन्म दर क्या है देखेंगे, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उससे जन्म दर कहते हैं। कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और यही कहलाता है जन्म दर, ठीक है जी। मृत्यु दर क्या है देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु हुई, और ये क्या कहलाता है, मृत्यु दर कहलाता है, ठीक है जी। आपको आई होप समझ आ चुका होगा। अब 4th की बात करेंगे, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक क्यों है। देखिए क्या प्रवास से जनसंख्या में परिवर्तन आता है, बिल्कुल आता है। मान लीजिए कि कोई हमारा देश छोड़ के, मान लो भारत छोड़ के कहीं बाहर जा रहा है, तो हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, कंट्रोल हो रही है एक तरीके से। वहीं आप देखिए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए दिन लोग अवैध रूप से यहाँ पर आके बस जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रवास भी, ये भी तो एक प्रवास है ना। अवैध रूप से बस रहे हैं, वो याद रखना, अवैध मतलब इलीगल तरीके से यहाँ पर आके बस रहे हैं, प्रवास ये भी है। तो इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। आपको समझ आ रहा है यहाँ पर कि प्रवास से परिवर्तन आते हैं, या तो वृद्धि होगी संख्या में, जनसंख्या में, या तो जनसंख्या में वृद्धि ना होकर घटेगा जनसंख्या, ठीक है जी। चलिए देखेंगे अब प्रवास के बारे में बात कर लेते हैं कि परिवर्तन कारक क्यों है। देखिए क दे रखा है, लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। तो पहले तो यहाँ पे लिखा है कि प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि देश के बीच, यानी दो देश के बीच भी हो सकता है, जैसे कि अमेरिका और भारत, ठीक है, तो इनमें प्रवास होता है। तो ये प्रवास दो देशों के बीच में हो सकता है। देखिए ख देखेंगे, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। आंतरिक का मतलब है कि देश के अंदर अंदर अगर हम किसी एक राज्य को छोड़ के किसी अन्य राज्य में जाके बस जाते हैं तो इससे देश की जनसंख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब देश के अंदर ही है, ठीक है जी। अब देखिए
तो देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अच्छा, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण का मतलब कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है और कहीं पर तो कम है। जैसे हम बोलें, अगर कहें आपसे कि मान लीजिए कि दिल्ली कोई राज्य तो नहीं है, बट दिल्ली एक राजधानी है। तो देखिए, दिल्ली में बहुत से लोग आके बस जाते हैं, तो दिल्ली में आप ये बताइए जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग जो अपने राज्य को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को प्रभावित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को, ठीक है, प्रवास के कारण ही जनसंख्या वितरण या जनसंख्या जो परिवर्तन आता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? प्रवास। कि लोग उस राज्य को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है जी। अच्छा, ग देखेंगे, यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण को नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। देखिए, ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता प्रवास, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए कहीं पुरुष ज़्यादा हो सकते हैं, रोजगार करने जा रहे हैं, महिलाएं नहीं जा रही, मान लो पुरुष जाते हैं। अब देखो, दिल्ली के अंदर ही हम बात करें तो बहुत सारे पुरुष यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं। महिलाएं गांव में ही हैं और वो अपनी मतलब धर्मपत्नी को वहीं छोड़ के आ रहे हैं मान लीजिए, और ख़ुद यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं मान लीजिए। तो अब ये क्या है? ये किसी लिंग को, ठीक है ना, लिंग की ओर दर्शाता है कि किसी विशेष लिंग के व्यक्ति जो हैं वो प्रवास के द्वारा, ठीक है, जनसंख्या के जो स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं या संरचना को बदल रहे हैं, या हो सकता है उम्र को ध्यान में रख के भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रवास कैसा भी हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में देखिए, अगला घ है, भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। देखिए, भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई, कि शहरों की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है। गांवों को छोड़ के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या है? ये एक तरीके से नगरों और शहरों की जनसंख्या में क्या है? वृद्धि का कारण है। और ये प्रवास की वजह से, किसकी वजह से? प्रवास की वजह से। देखिए, 1951 में कुल जनसंख्या के 17.5, यहाँ पे तो 17.29 दे रखा है, 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। कब थी? 1951 में। 51 में क्या थी? तो 17.29 थी, इतने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी, जो कि 2011 में बढ़कर 31.80 यानी कि 31.80% हो गई। आप देख रहे हैं, पहले 17 पे थी, अब 31 पे पहुंच गई। काफ़ी बड़ा अंतर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक दशक 2001 से लेकर 11 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर थे, ठीक है, वो नगर जो थे वो 35 से बढ़कर 53 हो गई। कई ऐसी जगह होंगी जो नगर नहीं होंगी, उनको भी नगर में कन्वर्ट करा दिया गया। तो ये प्रवास की वजह से, कि जब ज़्यादा लोग जहाँ पर होंगे, भीड़ जब ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पे लोग रोज़गार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, और अब वो गांव ना रहकर वो एक तरीके से नगर या शहर बनने में, मतलब शहर बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अब इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि को समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है? देखिए, पहला देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। तो ये है जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, कि विशेष अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के अंदर
किसी देश के अंदर जो संख्या है वो कितनी बढ़ी। आपको पता है जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। हर 10 साल बाद जो है जनगणना कराई जाती है, ताकि ये पता चल सके कि लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बोला गया जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है कि एक नियमित अंतराल में, यानी कि 10 साल के अंदर या 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है, परिवर्तन के बीच में, तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि हो गया तुम्हारा। अगला देखेंगे, इसी का दे रखा जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि को संख्यात्मक रूप से और वार्षिक प्रतिशत दर के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो या तो आप इसको संख्यात्मक रूप से भी दर्शा सकते हैं, दूसरा इसको वार्षिक प्रतिशत दर के रूप में दर्शा सकते हैं। अब वार्षिक प्रतिशत दर क्या है कि देखिए, हर वर्ष जो है 1% निकाला जाता है कि जो देश की जो है जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अगला देखेंगे। अब हमने बात करी जनसंख्या में वृद्धि की बात कर ली, अब बात करेंगे जनसंख्या में परिवर्तन की बात करेंगे। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की जनसंख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का मतलब क्या है कि आबादी की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, पहले आबादी कम थी, अब ज़्यादा हो गई। या वितरण बढ़ गया। वितरण मतलब सोचिए, अब किसी जगह पर ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, किसी पर कम है, तो वितरण में भी परिवर्तन आएगा। संगठन में लगातार परिवर्तन। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोग के प्रभाव के कारण होता है। कि संख्या में परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन क्यों होता है? देखिए, वृद्धि में तो वृद्धि होगी, बट जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है घट भी जाए। जनसंख्या घट भी जाएगी तो परिवर्तन हो रहा है, बढ़ जाएगी तो भी परिवर्तन हो रहा है। जिससे जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, प्रवास का बढ़ना, तो इन सभी के योग द्वारा ही जनसंख्या परिवर्तन होता है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। यदि जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या वृद्धि होगी, और प्रवास ही जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। देखिए, जन्म दर अधिक है कि जन्म ज़्यादा हो रहा है बच्चों का, और मृत्यु कम हो रही लोगों की, तो ये किसको बढ़ावा देगा? जनसंख्या में वृद्धि को। ठीक है जी, जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और प्रवास ही जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। ठीक है, प्रवास के कारण क्या होती है? जनसंख्या में वृद्धि होती है। चलिए जी, अब बात करेंगे अगले 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, 4th क्वेश्चन में दे रखा है कि व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। इसका उत्तर देखेंगे। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। देखेंगे अभी बात क्या हो रही है, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच में क्या अंतर है। तो व्यावसायिक स्ट्रक्चर क्या है और विकास क्या है। देखिए, तो यहाँ पे दे रखा है आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत, की जो ऐसी मतलब जनसंख्या जो क्रियाशील है, जो आर्थिक रूप से क्रियाशील है, जो देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद कर रही है, विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। कि विकास हम तभी कह सकते हैं ऐसी जनसंख्या को जो आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रही है, देश की जीडीपी बढ़ा रही है। एग्जाम्पल के लिए निष्क्रिय कौन से लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो देश की जीडीपी बढ़ाने में कोई भी मदद नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, आर्थिक रूप से देश की भी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे विकास, और यहाँ पे देख रखा है ना, व्यावसायिक संरचना एवं विकास की बात हो रही थी। ठीक है, तो विकास तभी हो पाएगा जब व्यक्ति क्या रहेगा? आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, या कहीं ना कहीं इनकम करेगा। जब एक व्यक्ति इनकम करता है तो देश की भी इनकम होती है, आप समझिए। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार, व्यवसाय जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो जनसंख्या के वितरण को जो व्यवसाय में जुड़ी हुई है वो व्यावसायिक संरचना कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट ये दे रखा है, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच गहरा संबंध है। किसी भी देश में व्यवसायों को समानता 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक श्रेणियों में, जो निम्नलिखित है। देखिए, व्यावसायिक संरचना 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक श्रेणी, इसमें कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, खनन आ जाता है, मछली पालन आ जाता है। आपको कृषि तो पता हो, खेती बाड़ी होता है। पशुपालन मतलब जो पशुओं को पालते हैं, भेड़ बकरी को पालते हैं, उससे भी इनकम हो रही है। खनन में जैसे कोयले के खदान हो गए, लोहे के खदान हो गए। ठीक है, मछली पालन आपको पता है। तो ये सभी प्राथमिक क्रियाओं में आ जाते हैं, प्राथमिक श्रेणी में आ जाते हैं। और ये क्या है? ये व्यावसायिक संरचना है जहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अधिकतर जनसंख्या इनमें जुड़ी हुई है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीयक श्रेणी की, इसमें उद्योग आ जाते हैं, निर्माण आ जाते हैं, निर्माण कार्य आ जाता है, तो ये सेकेंडरी जो कैटेगरी है उसमें आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीयक श्रेणी की, इसमें परिवहन आ गया, संचार आ गया, वाणिज्य आ गया, प्रशासन आ गया इत्यादि। तो ये सभी क्या है, व्यावसायिक संरचना है। क्या है ये, व्यावसायिक संरचना है जिसमें व्यवसाय के द्वारा लोग जुड़े हुए हैं, ये जनसंख्या जुड़ी हुई है इन श्रेणियों में, ठीक है। उपयुक्त श्रेणियों के अनुपात विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि 3 श्रेणी है, ठीक है। तो कहीं पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती होगी, कहीं पर द्वितीयक क्षेत्र वाले उद्योग, इंडस्ट्री और विनिर्माण उद्योग ये सब होंगे ज़्यादा, कहीं पर परिवहन और संचार और ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो जो इनका अनुपात होगा वो अलग अलग हो सकता है देश के विभिन्न क्षेत्रों में। कहीं पर हो सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा हों, कहीं पर द्वितीयक क्षेत्र हो और कहीं पर तृतीयक क्षेत्र हो, ठीक है। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जो है इन कार्यों में जो अधिकतर जनसंख्या इसी में है, एक तरीके से इनमें अधिक अनुपात दिखा गया है, ठीक है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाओं में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। देखिए विकसित देश कौन से हैं, अब अगर बात करें अमेरिका की, स्विट्ज़रलैंड की, तो ऐसे जो देश हैं वहाँ पे कौन से काम ज़्यादा होते होंगे, तो वहाँ पे होंगे द्वितीयक क्षेत्र में जो काम आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में काम आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जैसे उद्योग हो गए, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, विनिर्माण हो गया, या तृतीयक क्षेत्र में परिवहन हो गया, संचार हो गया, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स हो गया, प्रशासन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये विकसित देशों में होंगी। वही भारत जैसे अगर देश की बात करें, जो विकासशील देश है, यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर होगा प्राथमिक क्षेत्र वाले काम ज़्यादा होंगे और अधिकतर जनसंख्या इसी में लगी होंगी। जैसे कि खेती बाड़ी में लोग आज लगे हुए हैं, अधिकतर पशुपालन में लगे हुए हैं, खनन में लगे हैं, मछली पालन में लगे हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारा देश लगा हुआ है, क्योंकि हम क्या मानते हैं अपने आप को, विकासशील देश हम मानते हैं, ठीक है। तो देखिए विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होगा। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है, खेती बाड़ी में लगा हुआ है, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 और 20% है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत है, 13%, और तृतीयक क्षेत्र में 20% यहाँ दे रखा है। इस प्रकार व्यावसायिक संरचना एवं विकास में गहरा संबंध है कि हम विकासशील देश हैं, और व्यावसायिक संरचना क्या है हमारी, कि हम प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं यानी लगे हुए हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। स्वस्थ जनसंख्या कैसी लाभकारी है। अब देखिए स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है, कि अब जब देश की जनसंख्या हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो हमारे लिए कैसे लाभकारी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। स्वस्थ जनसंख्या विभिन्न निम्नलिखित प्रकार से लाभकारी होती है। पहला देखेंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो मस्तिष्क अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा। दूसरा देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति अपना कार्य उचित समय पर उचित ढंग से करता है और सफलता प्राप्त करता है। क्या ये जनसंख्या के लिए लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है। स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, उचित ढंग से काम करेगा, सही से काम करेगा, देश की भी एक तरीके से हेल्प होगी इसमें। थर्ड देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जबकि एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वयं दूसरों पर निर्भर होता है और अपनी देखभाल भी करने में असक्षम होता है। ये क्या है, सक्षम नहीं होता है कहने का मतलब। देखिए स्वस्थ व्यक्ति होगा तो दूसरे की हेल्प करेगा, और अगर वो व्यक्ति बीमार रहेगा, रोगी रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, तो क्या रहेगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा। तो देख रहे हैं स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। अगर जनसंख्या स्वस्थ रहेगी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फोर्थ देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति ही उचित शिक्षा प्राप्त करके जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो पढ़ाई में मन लगेगा, वो अपने हर एक काम में आगे रहेगा। इस प्रकार क्या होगा, वो सफल व्यक्ति बन पाएगा। और बीमार रहेगा तो उसका सारा समय कहाँ जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, वो अपनी उन्नति में, प्रगति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिफ्थ देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति सफलता प्राप्त करके प्रसन्न एवं और आशावादी रहते हैं, उनको होप रहता है कि वो अच्छा काम करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति सफलता प्राप्त ना करने के कारण निराश रहते हैं। ठीक है जी। सिक्स्थ देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति में के परिवार में शांति व सुख का वातावरण होता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति के परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। देखेंगे अब आपको पता होगा स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो शांति का, सुख का वातावरण बना रहता है। आपको पता होगा आपके घर में अगर मतलब घर में सब स्वस्थ रहेंगे तो कैसा माहौल रहता है, बहुत अच्छा। वही
कहीं कभी बीमार पड़ जाए कोई तो कैसा माहौल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक माहौल अशांति वाला बन जाता है, बीमार परेशान रहते हैं घर वाले भी उसको लेकर। ठीक है, अगर फिर 7th पॉइंट की बात करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है और एवं नियमित रूप से कार्य करता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकता और अपने संगठन के लिए भार बन जाता है। देखिए स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, वो देश के लिए भी सहायक होगा, राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होगा एवं नियमित रूप से कार्य करता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा और वो अपने ही लोगों पे भार बन जाता है, बोझ बन जाता है। कहने का मतलब इसमें जैसा कि ऐसा लिखा गया है। ठीक है, फिलहाल वो बात की बात है कि लोग एक तरीके से अपनी फैमिली को तो ध्यान देंगे ही देंगे, बोझ नहीं मानेंगे। अब बात करेंगे हम 6th क्वेश्चन की, 6ठे क्वेश्चन की, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी और उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। पहला देखेंगे 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, परिवार नियोजन पे कार्यक्रम किया गया कि भाई ये परिवार में ऐसे जो लोग हैं जो सच में भुखमरी में हैं, बीमार रहते हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। कहने का मतलब देखेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसमें क्या था कि कुछ नियम थे। देखिए पहला नियम क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ऐसे बच्चे जो सच में बहुत ही गरीब हैं और वो पढ़ लिख नहीं पाते, तो उनके लिए क्या है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उनको सरकार हर एक सुविधाएं देंगी। आपको पता है जैसे सरकारी स्कूल में मिड डे मील फ्री मिलता है, स्कूल के जो बुक्स होती है, जूते होते हैं, कपड़े होते हैं या टीचर होते हैं हमारे लिए मुफ्त होते हैं। एक तरीके से कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपये तक नहीं देना होता और वहाँ पर हम फ्री में निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। इसी के साथ दूसरा पॉइंट देखेंगे शिष्यवृत्ति दर को प्राप्त प्रति 1000 में से 30 से कम करना, कि हमने कोशिश ये करी थी कि हम शिष्यवृत्ति दर को हम कम कर सकें, कि हर 1000 में से 30 मृत्यु को हम कम करें। ठीक है, अब देखेंगे व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, कि बड़े स्तर पर हमने टीका रोधी बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां जो सच में बहुत ही घातक हैं, तो उनको टीकाकरण करने से हमने बचाने का प्रयास किया। यहाँ पर देखेंगे लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना। ठीक है, और अंगा देखेंगे परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना, कि परिवार नियोजन को हम बढ़िया कैसे बनाएं, जन केंद्रित कैसे करें, तो इसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाया गया और नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया, कुछ स्ट्रक्चर दिया गया कि परिवार नियोजन को बढ़ावा मिले। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा और जानता हूँ काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो आई है। तो अब ये लगातार हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आएँ, और आप अगली वीडियो किस मतलब चैप्टर पे चाहते हैं कि हम उसके क्वेश्चन आंसर को बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम ज़रूर आपका रिस्पांस देंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बना के लेकर आते हैं। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।